हेलो। तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। ओके। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें, फिर इसके एग्जांपल्स और इसके रेट कांस्टेंट के लिए जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिया गया है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो डेफिनेशन में आते हैं कि द रिएक्शंस whose rate is proportional to the first power of concentration of reactant। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मींस यही लिखा है कि द रिएक्शन हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब यही है कि ऐसी रिएक्शंस जिनका जो रेट है वो केवल एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स ऐसा लिख सकते हैं आर इक्वल टू के या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। ओके, कि हम इसको ऐसे लिखें कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। मीन्स जितने भी अगर रेट लॉ इक्वेशन दे रखी है और उसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी सबकी पावर का सम 1 आए तो समझें वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 2 स्टेप रिएक्शन है और इसके फर्स्ट स्टेप में जो है H2O2 का डिकम्पोजिशन इस तरह से आप देखा होगा, इसको अपन ने देखा भी है पहले कि H2O2 डिकम्पोज होता है H2O और प्लस O, तो ये स्लो स्टेप होता है और फिर H2O2 प्लस O मिलके बनता है H2O और प्लस क्या बच्चों O2, तो ये फास्ट है। तो ये स्लो होने के कारण इसमें आप देख रहे हैं कि केवल एक रिएक्टेंट रिएक्शन रेट को डिसाइड कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, एक रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है, इसलिए ये किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को। सेकंड आता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो देखो बच्चों शुगर के में भी आप देखोगे कि इसकी मॉलिकुलरिटी 2 दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लो 0.1 मोलर है तो ये 55.6 मोलर है कि एक्सेस ऑफ वाटर लिया जाता है और उसमें कुछ अमाउंट शुगर की डाल दी जाती है। तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में है वो रेट को डिसाइड या डिटरमाइन नहीं करता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आने से रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये केवल और केवल सुक्रोज की अमाउंट पर डिपेंड करता है रेट, और इसीलिए हम रेट इक्वल टू लिखेंगे के, और ये हो गया केवल शुगर की कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम इसका रेट देखें तो के इक्वल टू रेट इक्वल टू अगर हम इसमें देखें फर्स्ट वाले में तो हम रेट ऐसा लिखेंगे, ओके, कि रेट इक्वल टू ये हो जाएगा के H2O2 ओनली, है ना। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक इसी तरह से आपने देखा सुक्रोज का जो इन्वर्जन है, इन्वर्ट शुगर बनती है, ये जो मिक्सचर बनता है इसको बोलते हैं, ठीक है, इन्वर्ट शुगर। तो इस इन्वर्जन में आप देख रहे हैं कि जो रेट है वो केवल सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक इसी तरह से एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट के एसिडिक हाइड्रोलिसिस में H2O जो होता है वो एक्सेस में लिया जाता है, एक सॉल्वेंट की तरह होता है, और जो रेट है रिएक्शन है वो केवल इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ऐसे में एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट भी क्या है बच्चों, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, E1 SN1, अगर मतलब अगर अदर एग्जांपल्स पूछ ले कोई, ठीक है, इसके तो इसमें आता है एक तो SN1 रिएक्शन है, E1 है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन है। तो ये सब बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। बात समझ गए ना, कि हम इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। गैसियस स्टेट में भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स किसके, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से। कौन कौन से हो गए, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
ऐसे आप देखोगे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट है ये। ठीक इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ ये हो गया तुम्हारा इन्वर्जन ऑफ शुगर हो गया, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट हो गया। तो ये सब जो है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अब आते हैं बच्चों इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट। तो देखो सपोज ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट लेंगे इस रिएक्शन का तो हम लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू, और ये जो रेट है इस रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो जाएगा कि इस तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हैं इस ये है, तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं डी ए, ऐसा कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है उस पर रेट डिपेंड करेगा, और माइनस साइन क्योंकि हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और आगे इस तरह से बढ़ा दें, एक उठा के मैंने यहाँ कर दिया, डी टी को यहाँ कर दिया, और फिर एक ए नॉट से ए टी के बीच में इसका इंटीग्रेशन ले लिया, और टी जीरो से टी के बीच का इंटीग्रेशन इसका कर दिया। तो ये हो गया, आप ये जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स, ओके, सॉरी 1 अपॉन एक्स, और ये है डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास लॉग ए नॉट ए टी, आई एन मीन्स लॉग ई बेस पे है, और यहाँ हो गया के टी। और आगे बढ़ा दें हम, एक बार ए की जगह पर ए टी और एक बार ए नॉट रखें और के टी, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी इक्वल टू के टी। तो के इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। अगर हम 10 बेस ले लें इसी का तो 2.303 टी लॉग 10 बेस है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये बता दूँ कि ये इंटीग्रेशन में आई एन इक्वल टू माइनस लॉग 10 ये है, इसको हटा के, सॉरी माइनस तो नहीं है ये है, तो इस तरह से हमने ये रिलेशन यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास, और इसके आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 303। तो ये जब हम आई एन को हटा रहे हैं तो यहाँ हो गया 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। यहाँ तक बात क्लियर है। जहाँ ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टाइम टी, मतलब टाइम जो रिएक्शन का टाइम हो गया उसके आफ्टर टी टाइम, बल्कि हम यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम ऑफ रिएक्शन, ओके। इस तरह से अगर हमें रिएक्शन का कंप्लीशन दे रखा हो कि इफ़ गिवन परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो आप ऐसा रखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मान लें और ये कॉन्सेंट्रेशन 100 में से कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया, तो ये जो अमाउंट बची ये लेफ्ट अमाउंट के मीन्स यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 100 हो गया, तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एक्स, जो परसेंटेज रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम दे रखा है, इस तरह से वो रखना है, ओके। तो ये है, यहाँ तक आप क्लियर है। तो ये चल रहा था अपना टॉपिक्स, तो ये हो गया इस तरह से ए टी इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज कंप्लीशन। तो ये मैंने यहाँ पर ए नॉट की जगह और ए टी की जगह ये रखा है, ओके। तो यहाँ तक तो ये तो होगा इक्वेशन, जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फिर आ जाते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ये वो टाइम इंटरवल है जहाँ पर किसी रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाती है, तो उसे हम उस रिएक्शन का क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ लाइफ। मीन्स रिएक्शन के टाइम को हाफ लाइफ की इक्वल मान लें तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ के इक्वल है। तो इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन में हम जहाँ टी था वहाँ टी हाफ लें, और जहाँ बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट अपॉन 2 लें, तो इस तरह से हमारा रेट कांस्टेंट का इक्वेशन बना। तो ये log 2 हो जाएगा, और log 2 मीन्स मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि 2.303 अपॉन टी हाफ log 2, और यही वैल्यू जो है ये लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर log 2 की वैल्यू मैंने यूज़ कर दी है, तो ये हो गया log 2 इक्वल टू 0.3010, और इस तरह से
ये हमारा रिलेशन निकला टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। या कई बार ऐसा लिखा होता है टी हाफ इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन के। तो यहाँ पर अभी लॉग ई बेस है, 10 बेस कर देंगे तो वही आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ तक बात क्लियर है। और देख रहे हैं आप कि जो टी हाफ है रिएक्शन का, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से टोटल इंडिपेंडेंट है। केवल और केवल अगर आप देखें तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट कांस्टेंट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना भी कम हो या ज़्यादा, हाफ लाइफ चेंज नहीं होगा। यही लिखा है कि टी हाफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर आ जाएगा ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह से अगर हम टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे कि केवल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, टी हाफ में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से ये है। अगर हम इसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का 3/4 टाइम लें रिएक्शन की कंप्लीशन का, तो जब हम जो टाइम है क्या लें 3/4 रिएक्शन का, तो यहाँ पर जो x है वो 3/4 ए नॉट के इक्वल रखेंगे। ओके, ये x कैसे, यहाँ क्या लिखा है, ये x कैसे आया, एक रिलेशन और मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू, एक इक्वेशन और लिख दूँ, यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस x। यहाँ x क्या है बच्चों, x है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा भी लिख सकते हैं कि बची हुई कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगी, जितनी इनिशियल थी उसमें से प्रोडक्ट की माइनस कर दो तो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं कि जब रिएक्शन के टाइम को हम किसके इक्वल ले लें 3/4, तो जो x है मीन्स प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का 3/4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह ये वैल्यू पुटअप करें तो हमारे पास 3/4 इक्वल टू ये आ गया, मीन्स t 3/4 2 इंटू ये है, तो 2 इतनी वैल्यू टी हाफ के इक्वल है। मतलब टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 होता है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया, तो इस तरह से आ गया 3/4 दो हाफ लाइफ के इक्वल होगा। मीन्स 75% रिएक्शन के कंप्लीट होने का जो टाइम है वो हाफ लाइफ के डबल के इक्वल होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम एक ग्राफ में आ जाते हैं। तो देखो ये जो इक्वेशन है k इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्यों, देखो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं के टी अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी, या लॉग ए टी इक्वल टू माइनस के 2.303 इंटू टी लॉग ये है। तो आप देख रहे हैं वाई स्लोप निगेटिव है, टी एक्स हो गया, लॉग ए सी हो गया। तो इसका ग्राफ ले लें तो लॉग ए टी और टाइम के बीच का, ओके, तो ये एक निगेटिव स्लोप में आएगा। जो इंटरसेप्ट दिख रहा है वो लॉग ए नॉट की इक्वल है और जो स्लोप है वो है माइनस के 2.303। तो के स्लोप ऑलरेडी निगेटिव होती है और निगेटिव साइन है, मतलब ये यहाँ पर बता दूँ कि स्लोप यहाँ पर निगेटिव में लेना है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे निगेटिव, तो निगेटिव ये है और निगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से रेट कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड इक्वेशन का ग्राफ। ओके, फिर आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है गैसियस स्टेट में चल रही है और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, तो यहाँ सपोज ए गैस है और वाई भी गैस बन रहा है, तो यहाँ वाई क्या है बच्चों, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मोल्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1, ठीक है, मोल ऑफ रिएक्टेंट, कि एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये y हो गया। P नॉट इनिशियल प्रेशर है, PT टोटल प्रेशर एट T टाइम ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम इस वैल्यू को इसमें ये यूज़ करते हैं, तो ये इक्वेशन आता है हमारा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग y माइनस 1 P नॉट अपॉन YP नॉट माइनस PT। ओके, इस इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में
P0 दे रखा होता है, PT दे रखा होता है, तो आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज ये एक गैसियस रिएक्टेंट है और इस तरह से ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, जिसमें y की वैल्यू 5 है, तो हम इस y को यहाँ पर पुटअप करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। ओके, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हम log 10 e की जगह log e बेस ले लें। ओके, तो ये हो गया। ठीक एक रिलेशन और है, ये लेफ्ट कंसंट्रेशन, मतलब ये है लेफ्ट concentration of reactant after n half lives। ओके, अगर n हाफ लाइफ्स हो गए हैं तो क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बचेगी, इसका डायरेक्ट फार्मूला है AT इक्वल टू A नॉट इंटू 1/2 का पावर n, जहाँ n है टोटल टाइम ऑफ रिएक्शन अपॉन में हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे T हाफ ऑफ द रिएक्शन 16 मिनट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट। तो देखो n निकाल लिया आपने, 240 टोटल टाइम, हाफ लाइफ है 60, तो आ गया 4। आपने AT इक्वल टू A नॉट 1/2 की पावर 4, तो AT इक्वल टू A नॉट बाई 16, मतलब बची हुई कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/16 पार्ट है, तो परसेंटेज निकालें तो A नॉट में से इतनी बची इंटू 100, तो ये 6.25% आएगा। ओके, नेक्स्ट है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, कैलकुलेट द टाइम फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो देखो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर देंगे, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 100 माइनस 100 माइनस, ठीक है, परसेंटेज कंप्लीशन। तो परसेंटेज कंप्लीशन क्वेश्चन में दे रखा है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट ली। ये यहाँ का जो टाइम है ये है 99.9% कंप्लीशन का टाइम, और K की जगह हमने T हाफ का रिलेशन यूज़ कर दिया। तो इसको सॉल्व करते जाएं तो ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है कि T 99.9% और T हाफ का जो रेशियो है वो 10 है, मीन्स 99% या 99.9% रिएक्शन की कंप्लीट होने का जो टाइम है वो T हाफ का 10 टाइम्स के इक्वल होगा। ओके, एक तो ये क्वेश्चन है। एक और देखो, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट इतना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम टू रिड्यूस 5 ग्राम। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 20, रिड्यूस होके 5 ग्राम हो रहा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, बस आप इक्वेशन में यूज़ कर दें कि T इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A नॉट अपॉन AT। तो यहाँ पर जो A नॉट है वो कितना यूज़ करना है 20, AT आप कितना यूज़ कर रहे हैं 5, K यूज़ कर रहे हैं 2 इंटू 10⁻³ -3। तो इस तरह से टाइम कैलकुलेट किया तो ये आ गया 693। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, देखो बच्चों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो हैं जिनका ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन मॉलिकुलरिटी अलग होती है। द रिएक्शन इन विच द ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिकुलरिटी इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर द केस व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस, देन दिस रिएक्टेंट नॉट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तभी होती हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट में एक बहुत ज़्यादा एक्सिस में हो, तब वो रिएक्शन रेट को डिसाइड नहीं करता, डिटरमाइन नहीं करता, मींस रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से जैसे इथाइल एसीटेट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ वाटर बहुत एक्सिस में होता है, मींस अगर हम ये कहें कि ये है 0.1 मोलर, तो ये 55.6 मोलर होता है, मोल 1 लीटर लिया जाता है। तो एक्सेस में होने से इसके 2-4 मोल अगर जो रिएक्शन में यूज़ हो भी रहे हैं तो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पूरा रेट केवल इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड हो गया। तो इसकी जो मॉलिकुलरिटी है वो तो है 2, लेकिन ऑर्डर क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक इसी तरह से इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसका जो रेट है केवल और केवल शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये है, तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं और ये उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड मैटर था वो कुल मिला के इतना है। ओके।